ओके दोस्तों, तो आपका एक और बार फिर से स्वागत है। ठीक है, मैं नरेश नेगी आपके साथ जो है आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हीमोपोइसिस, है ना। बाकी दिनों की तरह बोर्ड भरा हुआ नहीं है। आज हम जो है टॉपिक वाइज देखेंगे, बस जानेंगे कि हीमोपोइसिस है क्या। ठीक है ना। तो इससे पहले हम जो है ब्लड का एक पूरा हमने जो सीरीज चलाया था उसमें हम जान चुके हैं कि ब्लड है क्या, है ना। उसमें जो आरबीसी है ना, जो उसका एक सेल उसमें प्रेजेंट है ना। बहुत सारे सेल्स में जो एक सेल है, तो आरबीसी को हमने जो है डिस्कस कर लिया था, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, है ना, सब कुछ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देखो। ठीक है, अब आज वाली की बात कर लेते हैं पहले। तो ब्लड फॉर्मेशन जो हुआ, तो मेन हमें पहले ये जानना होगा कि ब्लड बन कहाँ रहा है या उसका एक सोर्स क्या है। जैसे हर किसी का एक सोर्स है। सपोज अगर कोई बोल दे कि जो एक वाटर का सोर्स क्या है, तो जनरली जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो सोर्स ऑफ वाटर वो है, या रेन है। तो ऐसे ही जो ब्लड है हमारा बन रहा है, या ब्लड में जो तरह तरह के सेल्स आ रहे हैं उस पेरिफेरल लाइन में जो आ रहे हैं, या ब्लड लाइन में जो ये सेल्स आ रहे हैं, वो आ कहाँ से रहे हैं, है ना। तो ये तो बेसिक है, सभी को पता होगा कि यार ये बोन मैरो से ही आ रहे हैं। ठीक है, बट आज हम बात करेंगे पूरा डिटेल में, जब ये ब्लड का जो फॉर्मेशन है हम एक फीटस से लेके और पूरा एंड ऑफ द एज तक, है ना, सेनेसेंस लाइफ तक जब ये जाएगा, तो वहां तक हम इसे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले तो हीमोपोइसिस का मतलब होता है, जस्ट अ सिंपल डेफिनेशन इसकी होती है, इट इज फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ये क्या है? एक सिंपल फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, है ना। हीमोपोइसिस का मतलब क्या हुआ हमारा? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो हमारी जो लाइफ एक स्टार्ट होती है, वो लाइफ कहाँ से स्टार्ट होती है? सिंपल एक सिंगल सेल से, है ना। जब एक स्पर्म एक ओवम के साथ मेट करता है या फर्टिलाइज करता है, तो एक स्ट्रक्चर बनाता है जिसे कि हम कहते हैं जाइगोट। हम यहीं से बात करेंगे कि ब्लड फॉर्मेशन असल में हुआ कहाँ से और कैसे हो रहा है। ठीक है ना। सॉरी। तो पहली बार जब ये जाइगोट जो है इम्प्लांट हो जाता है ना, यूट्रस में जो है ये इम्प्लांट हो जाता है, तो वहां पे से जो एक प्रॉपर एक टाइम पीरियड आता है, जब एक प्रॉपर फेस पूरा हो जाता है, तो उस फीटस में मेनली जब ब्लड फॉर्मेशन की हम बात करेंगे, है ना, ये जो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड है हम इसकी बात करेंगे, तो ये मेजरली कहाँ पे चलेगा? मोस्ट ऑफ द जो टिश्यूज फॉर्म्ड हुए होंगे वहां पे ब्लड फॉर्मेशन होने लगेगा। हम ये किसकी बात कर रहे हैं? फीटस की बात कर रहे हैं। फीटस यानी कि हम भ्रूण की बात कर रहे हैं, है ना, हम भ्रूण की बात कर रहे हैं। मैं अपने पहले वाले लेक्चर सीरीज में बता चुका हूं कि जब तक ये फीटस यानी कि भ्रूण, है ना, माँ के गर्भ में है, तब तक हम इसे भ्रूण कहेंगे, और जब ये बाहर आ जाएगा तो या तो इसे हम चाइल्ड या बेबी, है जो बाहर आ गया उसे हम बच्चा जनरली हम जिसे कहते हैं। ठीक है, तो फीटस में जनरली कहाँ पे हो रहा है हमारा ब्लड फॉर्मेशन? एक तो टिश्यू में हो रहा है। ठीक है, टिश्यू के बाद हमारे इसमें जो है लीवर, जो ये फीटस है इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है लीवर भी जो है फीटल कंडीशन में शुरुआती दिनों में लीवर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड के फॉर्मेशन में। ठीक है, आगे टिश्यू में करता है, जो भी टिश्यूज बने वहां पे भी करता है। ठीक है, क्योंकि फीटल लाइफ में हो क्या रहा है कि ब्लड की ज्यादा जरूरत है, वहां पे उसको नरिशमेंट की ज्यादा जरूरत है, और वो नरिशमेंट जगह जगह तक पहुंच सके, है ना, तो
ये टिश्यूज, लीवर, ये सब यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। और उसके बाद जो है बोन मैरो, जो कि आप सबको पता है ना, ये बोन मैरो भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फीटस में ब्लड फॉर्मेशन का। तो आई होप आप सबको अब यहाँ पे समझ आ गया होगा कि जो ब्लड का फॉर्मेशन है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा होता है, इन वेरियस टिश्यूज, इन लीवर एंड बोन मैरो ऑफ द फीटस। ठीक है, तो ये तो हुई अब फीटस की बात। अब जब ये फीटस है ना, अब जब ये फीटस जो है इसके पूरे 9 मंथ जो है कंप्लीट हो चुका है, या एक गेस्टेशन पीरियड है ना, इसका गेस्टेशन पीरियड पूरा हो चुका है। अब ये जब बाहर आ चुका है और एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में है, ठीक है ना, फीटस जब बाहर आ गया तो वो जो बेबी बाहर आया है ना, बेबी या चाइल्ड है ना, जो बाहर आया, तो 0 to 5 years ऑफ एज है ना, 0 to 5 years ऑफ एज, इनमें जो ब्लड फॉर्मेशन होगा वो होगा आपका सिर्फ और सिर्फ अब बोन मैरो में, है ना, बोन मैरो में। अब लीवर में नहीं होगा, अब लीवर में नहीं होगा, ठीक है ना। लीवर में कब होगा, जब वो एक फीटल लाइफ में रहेगा। ब्लड का फॉर्मेशन यानी कि जो हीमोपोइसिस वाली कंडीशन है वो सिर्फ और सिर्फ फीटल कंडीशन में ही लीवर में हो सकती है। जैसे ही जो है बच्चा पैदा हो जाता है, वो बाहर आ जाता है, तो 0 to 5 years ऑफ एज तक जो है ये जो हीमोपोइसिस है या ब्लड फॉर्मेशन है, ये आपका किस में हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। ठीक है, बोन मैरो में भी जो है ये इसमें रेड वाले हिस्से में होता है, रेड मैरो जिसे हम कहते हैं, है ना, आपने देखा होगा ऐसे। ठीक है, तो बीच में जो ये हिस्सा होता है ना, जो स्पॉन्जी लाइक सब्सटेंस होता है उसमें, उसी को हम जो है मैरो कह देते हैं। ठीक है ना, तो इस मैरो के पास है ना, इस मैरो के पास वो क्षमता है कि वो ब्लड सेल्स को फॉर्म करे। तो मैं पहले भी बता चुका हूं ब्लड बन कैसा रहा है, ब्लड बना है मिक्सचर से, मिक्सचर ऑफ सेल्स से, मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स से, है ना। इसमें जो प्रेजेंट प्लाज्मा है, इसमें प्रेजेंट जो वाटर कंटेंट है, उसके कारण से ही पूरा ब्लड बन रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो 0 to 5 years यानी कि 5 साल की उम्र तक जो बच्चा होगा, है ना, जो एक अपने अच्छी ग्रोथ फेज में होगा, वहां पे जो ब्लड का फॉर्मेशन होगा वो बोन मैरो में होगा, और वो भी किस में होगा, रेड मैरो वाले हिस्से में होगा। ठीक है ना, तो आई होप आप ये सबको इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बोर्ड बड़ा छोटा है यार, ये कोशिश करेंगे आगे हम बड़ा बोर्ड ले सकें। अच्छा, 5 साल की उम्र तक तो चलो बोन मैरो में हो गया, लेकिन अब होता क्या है, 5 साल के बाद, 5 साल की उम्र के बाद हो क्या रहा है, सर्टेन चेंजेस जो हैं इनमें होने लगते हैं। तो उन सर्टेन चेंजेस में क्या होता है कि ये जो रेड मैरो है ये कन्वर्ट होने लगता है आपका येलो मैरो में, येलो मैरो में। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है, ज़्यादा कोई दिमाग नहीं लगाना है इसमें। जो रेड मैरो है ये एक्टिव फॉर्म है, यहां से जो है लगातार, है ना, ब्लड का फॉर्मेशन के लिए जो सेल्स नेसेसरी है वो यहां से बन रही हैं। और सुना होगा, है ना, बचपन में माँ जो है खाना बड़े प्यार से खिलाती रहती है, नहीं भी खाते हैं तो बिल्कुल मार मार के खिलाते हैं, इसलिए कहते हैं, बोलते हैं बढ़ता हुआ बच्चा है, अभी खा लेगा तो खून बड़ा अच्छा सा बन जाएगा। तो ये यही है, उस रेड मैरो को एक्टिव करके रखने के लिए जो है आपको अच्छा एक न्यूट्रिशन दिया जाता है, अच्छा एक नरिशमेंट दिया जाता है। अब वो चाहे मार के हो या आपको जो है, जैसे आजकल के बच्चे हैं उनको तो फोन दिखा के खाना खिलाना पड़ता है ना। तो कुछ हैं जो एक रोटी में भी अपना दिन चलाते हैं, लेकिन खैर मेन हमें क्या जानना है यहाँ पे कि जो रेड मैरो है वो एक्टिव फॉर्म है, और यहाँ से ब्लड का फॉर्मेशन चलता रहेगा हर टाइम। लेकिन 5 साल के बाद हमने क्या देखा
कि ये जो रेड मैरो है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है येलो फॉर्म ऑफ मैरो में, और ये जो येलो फॉर्म ऑफ मैरो है ये आपका इनएक्टिव फॉर्म है। आई होप आपको यह क्लियर हो गया होगा। तो अब जब ये रेड फॉर्म येलो मैरो में कन्वर्ट हो गया तो फिर ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होगा? ये तो बड़ी आफत की बात हो गई, क्योंकि भैया ब्लड तो बनते रहना चाहिए, अगर ब्लड नहीं बना तो बिना ब्लड के तो हमारी जिंदगी नहीं है ना। तो वहां पे क्या होता है कि 5 से 18 साल की उम्र में जो है कुछ बॉडी के बोन्स है ना, ऐसे पार्ट रह जाते हैं जहां पे ब्लड फॉर्मेशन चलता रहेगा। इट्स लाइक ताउम्र जो है वहां पे ये ब्लड का फॉर्मेशन चलता रहेगा। तो वो कौन कौन से एरिया हो सकते हैं हमारे? ठीक है, एक तो बोन मैरो तो होगा ही होगा यार, ठीक है, बोन मैरो तो होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा, स्कल वाले पोर्शन में भी चलता रहता है, स्टर्नम वाले पोर्शन में भी चलता रहता है ना, रिब्स वाले पोर्शन में चलता रहता है, और जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ बोन है ना, लिख देता हूं पहले तब बताऊंगा। जो प्रॉक्सिमल एंड ऑफ बोन होते हैं वहां पे भी जो है ये हीमोपोइसिस या हीमेटोपोइसिस चलता रहेगा, ठीक है ना। तो कहां कहां पे चलता रहेगा? बोन मैरो में तो भैया होता ही रहेगा, बस वहां ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होगा जहां जो है रेड मैरो कन्वर्ट हो चुका है, किसमें? येलो इनएक्टिव मैरो में, वहां पे नहीं होगा, उसे अब भूल जाइए, ठीक है। स्कल में होगा, स्कल ये अपना ऊपर वाला, ठीक है। स्टर्नम ये जो बीच वाला हमारी बिल्कुल स्ट्रेट जिससे हमारी रिब्स अटैच्ड हैं, है ना, इसको हम स्टर्नम कह देते हैं। और जो ये वाले पोर्शन हमारे हो गए इनको हम रिब्स कह देते हैं या रिब केज हो जाते हैं, जो कि हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम आगे जानेंगे जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि फीटल लाइफ में ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है, 0 to 5 ईयर्स ऑफ एज में कहाँ हो रहा है, और 5 to 18 ईयर्स ऑफ एज में कहाँ हो रहा है। तो 18 ईयर्स ऑफ एज में एक जो हमारी बॉडी है वो एक एडल्ट फॉर्म में आ जाती है ना। आप वोट जो है 18 साल की उम्र में ही देने जाते हैं, और उसी टाइम पे आप जो है एक एडल्ट बन जाते हैं, जहाँ पे आपकी पूरी ग्रोथ हो चुकी होती है ना। और जब पूरी ग्रोथ हो चुकी है तो बॉडी में हर कोई हिस्सा अपना जो है एक टिपिकल फंक्शन ले लेता है, एक परमानेंट फंक्शन लेता है, और उस परमानेंट फंक्शन के उस पर जो काम करना स्टार्ट कर देता है। यही वो है कुछ पार्ट्स जिनके हमने अभी डिस्कस किया, लाइक स्टर्नम, रिब्स, स्कल, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ बोन एंड बोन मैरो। यही वो हिस्से हैं जो परमानेंटली अब जो है आपकी बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है ना। तो इसी उसमें जो है हम आगे बढ़ते हैं, इसी के रिलेशन में हमारी बॉडी में जो भी सेल्स बनी है ना, अब वो आरबीसी हो, ग्रैनुलोसाइट हो, मोनोसाइट हो, कोई सी भी सेल्स हो, उनका बनना, टूटना, फिर से बनना है इसी स्टेज या एक प्रॉपर स्टेजेस से होते हुए जब ये सेल लाइन गुजरते हैं या ये सेल गुजरते हैं, इसी को हम हिमेटोपोइसिस कह देते हैं। यानी कि द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स व्हेन इट अंडरगो डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन एंड एट द एंड मैचुरेशन, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड हिमेटोपोइसिस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसे लिख देना आप और नोट डाउन कर लेना। ये भी इंपॉर्टेंट है एक फ्लो चार्ट के उसमें, बट अगेन मैं हर चीज को बार बार अगर बोलूंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप प्लीज इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो इसको रहने देता हूँ, इधर ही करता हूँ मैं इसको, है ना, ठीक है। ओह चलो, ये हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। ये तो हमने जाना हीमोपोइसिस और हिमेटोपोइसिस के बारे में। तो इसमें मैंने 3 के बारे में बात करी कि जो सेल है किस फेजेस से होके गुजरते हैं, डिफरेंशिएशन से, ठीक है, प्रोलिफरेशन से एंड मैचुरेशन से, ठीक है। उससे पहले एक और कंडीशन की हम बात कर लेते हैं जिसको हम कहते हैं हीमोस्टेसिस, है ना, जिसको हम कह देते हैं
हीमोस्टेसिस। चल क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है कि हमारी बॉडी में कि सेल्स जो हैं बन रहे हैं, एक अपना प्रॉपर लाइफ स्पैन पूरा करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आरबीसी की बात कर लूं तो 120 डेज बाद आरबीसी टूट जाएंगे। तो क्या ऐसा हो रहा है क्या हमारी बॉडी में कि आरबीसी टूट गई 120 दिन बाद और आदमी खत्म? नहीं ना। इसका मतलब कि 120 दिन बाद जब आरबीसी टूट रही हैं तो उन टूटी हुई आरबीसी को जब वो अलग हो जा रहे हैं तो उसके अपोजिट में जो है ये बोन मैरो क्या कर रहा है, काम कर रहा है किसको बनाने का, इन्हीं सेल्स को। इसलिए हम जो है लाइफ टाइम चलते रहते हैं जब तक हम सेनेसेंस यानी कि एक एडल्ट ओल्ड एज में नहीं पहुंच जाते। ठीक है ना। तो इतना क्लियर होगा आपको, आई होप। अब तो हीमोस्टेसिस इसी कंडीशन को कहते हैं हम जब बॉडी में एक इक्विलिब्रियम है ना, द मेंटेनेंस ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन द फॉर्मेशन, रीजनरेशन है ना, एंड द यूज ऑफ दीज सेल्स इज नोन एज हीमोस्टेसिस। मतलब इक्विलिब्रियम बना के रखा है, टूटने के दर को और बनने के दर को समान रखा हुआ है ना, एक इक्वल फॉर्म में रखा हुआ है। इसी को हम क्या कह देंगे, हीमोस्टेसिस। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं हीमोपोइसिस में जो वो हमारी 3 स्टेज हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो 3 स्टेज में मैंने कौन सी बात करी, पहले हमने बात करी थी किसकी, डिफरेंशिएशन। ठीक है ना। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ, डिफरेंशिएट करना है ना। भैया अगर कोई चीज आई है, अभी यार ऐसे कैसे लिखूंगा मैं इसे, ये भी बड़ा अटपटा हो जाएगा। डिफरेंशिएशन, मैं इधर ही चल जाता हूँ। ठीक है ना। आपको लोगों को ये दिखना जरूरी है ना, मेरी शकल का दिखना जरूरी नहीं है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंशिएट करना, मतलब वहां पे जाके जो है पता लगाना कि हाँ भैया अब एक इस सेल का ही काम है जो ये सेल बनाना शुरू करे। तो जो बोन मैरो में क्या होता है कि वहां पे जो एक सेल होती है जिसको हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल होता क्या है कि ये जो प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है इसमें जो है माइटोसिस होने लगता है, और माइटोसिस से हमें पता है कि 2 सेल हमारी बन जाएंगी एक ही जैसी। ठीक, ये भी क्लियर है। अब और आगे बात करते हैं। माइटोसिस से जब ये 2 सेल बन चुकी हैं तो ये जो पहली सेल है ये तो प्लूरीपोटेंट वाला काम ले लेगी अपना, प्लूरीपोटेंट, क्योंकि अगर ये सेल बन के दोनों ही एक जैसी सेल बन जाती तो भैया अपना काम कैसे करता ये, है ना। तो मतलब अपनी प्रॉपर्टी नहीं छोड़नी है, और उसी प्रॉपर्टी को बनाए रखने के लिए इनमें से एक सेल जो है एक प्रॉपर्टी अटेन कर लेता है जिसका नाम होता है प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। इसी की तरह काम करेगा, जब अगली बार आएगा तो फिर ये माइटोसिस होगा और वो प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। आई होप इतना क्लियर होगा। और ये जो हमारा दूसरा सेल है ये है हमारा ब्लास्ट सेल, ये है हमारा ब्लास्ट सेल। यही है भैया वो ब्लास्ट सेल जो आगे जाके डिवाइड होता रहेगा, और तब तक डिवाइड होता रहेगा जब तक नई नई सेल्स बननी नहीं शुरू हो जाती हैं। अब देखते हैं ये ब्लास्ट सेल क्या कर रहा है। ठीक है ना। तो फिर से सॉरी यार, ये बड़ा गड़बड़ है। अच्छा ठीक है ना। अब दूसरी में आ जाता है आपका प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन में क्या हो रहा है अब, ठीक है। प्रोलिफरेशन का मतलब नाम से ही पता है, प्रोलिफरेट मतलब अपने आप को और बढ़ाना, अपने नंबर को और इंक्रीज करना। मतलब मैं एक नरेश हूं और मैं अपने आप को डिवाइड करके जो है ना जादुई शक्ति से बिल्कुल जो है डिवाइड कर करके क्या कर रहा हूं, बहुत सारे नरेश बन गए। ऐसा इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, इसे सीरियसली ना ले, है ना। तो लेकिन ये सेल के साथ है भैया, सेल कर सकता है। सेल के पास वो सारी जादुई शक्तियां हैं जो हमारे पास नहीं, ये अपने आप को डिवाइड कर सकता है ब्लास्ट सेल। तो हमारा जो ये ब्लास्ट सेल है ये क्या करता है, मल्टीपल टाइम है ना, मल्टीपल सेल बनाने लगता है, मतलब इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स जो है बनाने लगता है, और तब तक बनाता रहता है जब तक शरीर को जरूरत है, ये कितने अमाउंट में वहां पे भेजने हैं, ठीक है ना। तो ये तो हुआ प्रोलिफरेशन। तो प्रोलिफरेशन इज जस्ट एन इंक्रीज इन काउंट ऑफ द नंबर ऑफ सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाते हैं हम, मैचुरेशन की बात कर लेते हैं हम,
ठीक है ना। मैचुरेशन की बात कर लेते हैं। तो ब्लास्ट सेल का काम यहीं तक था। ब्लास्ट सेल ने जो है वो सेल बना दिए हैं। अब सेल ना कोई से भी हो सकते हैं। ये देखो भाई यार, मैं लिख देता हूँ। देखो ये ना हमारा ब्लास्ट सेल है, और ये जो हमारे सेल बने ये हैं आपके इमेच्योर सेल, ठीक है ना। ये इमेच्योर सेल हैं जो अभी मैच्योर है। तो मैचुरेशन फेज का क्या काम होगा? तो सिंपल है, जो इमेच्योर सेल हैं वो मैचुरेशन फेज में आके मैच्योर्ड होंगे, है ना, मैच्योर होंगे, मैच्योर होंगे, है ना। सॉरी थोड़ा सा, ठीक है, सॉरी फॉर दैट इंटरप्शन। ये इमेच्योर सेल यहाँ पे आके जो है, अब ये सारे सेल है ना, ये कोई से भी हो सकते हैं यार, या आरबीसी हो सकते हैं, है ना, मोनोसाइट हो सकते हैं, ग्रेनुलोसाइट हो सकते हैं, कोई से भी सेल हो सकते हैं, ठीक है ना, जो ब्लड लाइन में घूमते फिर रहे हैं। अब ये इमेच्योर सेल यहाँ पे मैच्योर होंगे, और तब तक मैच्योर होंगे जब तक ये अपनी एक फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी, जो इनका काम है, जो इनकी एक प्रॉपर्टी इन्हें असाइन करी गई है, जब तक ये प्रॉपर्टी इनके पास नहीं आ जाती तब तक ये जो है अपने आप को मैच्योर करते रहेंगे। और वंस, है ना, वंस दिस सेल गेट मैच्योर्ड, है ना, एक बार ये मैच्योर्ड हो गए, राइटिंग बड़ी गंदी है मेरी, है ना, एक बार ये मैच्योर हो गए तो इन्हें हम भेज देते हैं आपका ब्लड, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, सॉरी, इसको हम लिख देते हैं आपका, ये चले जाते हैं आपके मैच्योर्ड सेल, चल जाते हैं आपके पेरिफेरल ब्लड लाइन में, ठीक है ना। तो यही है 3 स्टेज, हीमोपोएसिस की 3 स्टेज हैं। यहाँ पे हमने जाना है ना कि फीटल स्टेज में कहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा है, 0 to 5 years ऑफ एज में कहाँ पे इसका जो ये ब्लड है कहाँ पे बन रहा है, 5 से 18 साल की उम्र में कहाँ पे ब्लड बन रहा है। आई होप इतना आपको क्लियर रहा होगा। फिर मैंने बताया हीमोस्टेसिस क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया कि हीमोस्टेसिस में जो है, सॉरी, हीमोपोएसिस में जो है 3 स्टेज होती हैं। पहला होता है हमारा डिफरेंशिएशन फेज, दूसरा होता है हमारा प्रोलिफरेशन फेज, तीसरा होता है हमारा मैचुरेशन फेज। इन्हीं में जो है फिर हमने जाना कि प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल अंडरगो माइटोसिस, है ना, और माइटोसिस के बाद जो है 2 सेल बनती हैं, एक जो है प्लूरिपोटेंट का रोल फिर से निभाने लगती है, और दूसरा जो ब्लास्ट सेल है वो नीचे, मतलब जो सेकंड स्टेज हमारी प्रोलिफरेशन में ब्लास्ट सेल जो है बहुत सारे इमेच्योर सेल बनाने लगते हैं, और मैचुरेशन फेज में दीज इमेच्योर सेल गेट मैच्योर्ड एंड दीज सेल गेट एंटर्ड इनटू द पेरिफेरल ब्लड लाइन, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको जो है हीमोपोएसिस अब ढंग से समझ आ गया होगा। यही है बेसिक, तो इतना ही है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो है आरबीसी जो इरेथ्रोसाइट है उसकी हम सर्टेन डिफरेंट स्टेजेस देखेंगे, वो कैसे कैसे बनता है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। एंड अगेन अगर आपको कोई स्पेसिफिक लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ आप जो है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपको स्पेसिफिकली उसके रिगार्डिंग जो है मैं लेक्चर अपलोड कर दूंगा। ओके गाइज, थैंक यू एंड टेक केयर।